तो यहाँ पे आप देख सकते हो युगपत अवकल समीकरण को जो हल करने का जो प्रोसेस है, क्रिया मेथड है, वो प्रोसेस हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो डी होगा हमारे पास क्वेश्चन में जो डी होता है उसका जो गुणांक होगा वो गुणांक अचर होना चाहिए। अचर गुणांक होगा तभी उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगर गुणांक अचर नहीं होगा, मान लो किसी क्वेश्चन में गुणांक अचर नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल 5 की तरह हम उसको सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल 5 को जब सोल्व करेंगे तब आप वहां पे देख सकते हो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापनों का प्रयोग करेंगे, वहां पे कुछ अलग प्रतिस्थापित कर देंगे और गुणांक को वहां से हटाएंगे। जो भी उसका चर गुणांक होगा, चर गुणांक को वहां से हटाएंगे और अचर गुणांक में उसको बदलेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एक एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 2 में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको डी के रूप में लिखोगे तो यहाँ पे इसका गुणांक क्या आएगा, कांस्टेंट है, 1 है तो 1 कांस्टेंट है। इसका गुणांक क्या है, माइनस का 1 है तो वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका गुणांक क्या है, 1 है तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे इसका गुणांक देखोगे आप तो क्या है, 4 है, 4 भी कांस्टेंट है। तो इसके अंदर तो कांस्टेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 आप देखोगे तो यहाँ पे देखो टी से डिवाइड हो रखा है, ये भी टी से डिवाइड हो रखा है। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को टी से गुणा करोगे और इस इक्वेशन को भी आप क्या करोगे, टी से गुणा करोगे। तो ये टी से जैसे हम इसको गुणा करेंगे ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी और ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डी है यहाँ पे, तो डी के साथ गुणा में क्या आ गया, टी आ गया। तो ये क्या हो गया, चर गुणांक हो गया। तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डी के साथ में क्या आ गया, चर गुणांक आ गया, यहाँ पे टी आ गया। तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसको सोल्व करने का एक अलग तरीका अपनाएंगे हम, वो तरीका हम एग्जाम्पल नंबर 5 में सीखेंगे वहां पे। तो आप एग्जाम्पल नंबर 5 को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो हमारे पास डी के साथ में गुणांक होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को कॉमन लेंगे। कॉमन लेकर हम क्या करेंगे, जैसा हमारे पास परिभाषा में हमने पढ़ा था उस तरह से बनाएंगे। हम इसको कॉमन लेंगे, एक्स और वाई को कॉमन ले लेंगे दोनों इक्वेशनों में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का उपयोग में लेंगे, जो आपने 10th में पढ़ी थी। 10th में आपने पढ़ी थी, विलोपन विधि पढ़ी थी, प्रतिस्थापन पढ़ी थी और वज्र गुणन विधि पढ़ी थी। तो 2 इक्वेशन होती है, तो उसको सोल्व करने के लिए हम विलोपन विधि यूज में लेंगे यहाँ पे। तो जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, y का तो विलोप कर देंगे और हमारी इक्वेशन किस में आएगी, x में हमें एक इक्वेशन मिलेगी। तो x में जो इक्वेशन मिलेगी उसको हम सोल्व करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा। फिर x का मान को हम यूज में लेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। वो कैसे मिलेगा तो अभी हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें हम y ज्ञात करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 2 में y ज्ञात करेंगे। तो दोनों के अंदर y ज्ञात करने का तरीका सेम है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हम थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। तो वो क्या एक्स्ट्रा करेंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो y ज्ञात करने का तरीका उसको ध्यान से देखना, वहां पे आपको समझ में आएगा, कुछ अलग समझ में आएगा। वहां पर आपको नई चीज समझने के लिए आपको वहां पे मिलेगी। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर तो आपको y के बारे में बताऊंगा मैं कि y ज्ञात करने का सही तरीका। वहां पे आपको कंफ्यूज होगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, इन सभी एग्जाम्पल के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, कुछ ना कुछ चेंज है। वो आप इन एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें देखो एग्जाम्पल नंबर 1 इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर 2 इक्वेशन यहाँ पे हमें मिली हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये दोनों इक्वेशन इसको हम सोल्व करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये नोट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई है। पहले एक इक्वेशन तो ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन में ये दी हुई है। अब दोनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, पहले इक्वेशन को। तो पहले इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो d/dt को तो हम क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। तो d/dt को तो हमने d लिख दिया। d लिखने के बाद यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा आपको, dx माइनस का 7x प्लस का y इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, d माइनस 7, यहाँ पे d और यहाँ पे माइनस का 7, x तो कॉमन आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो गई, आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको भी सोल्व करोगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, d पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 5y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, y को कॉमन लेंगे। तो y को कॉमन लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो समीकरण 2 में मैंने क्या कर दिया, y को कॉमन ले लिया। y को जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे d और यहाँ पे माइनस का 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे d और यहाँ पे माइनस का 5। और मैंने क्या किया, x वाले को पहले लिख दिया।
क्यों लिखा है? क्योंकि हम x और फिर y लिख रहे हैं, यहाँ पे भी x और फिर y लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले x को लिखो या y को लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, एक तो ये और एक ये इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हमें विलोपन विधि यूज में लेते हैं। तो विलोपन विधि कैसे लेते हैं, तो हम एक अलग ही एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हम समझेंगे। यहाँ पे मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि 3x + 2y = 5। दूसरी इक्वेशन आपको मिल जाए यहाँ पे 2x और यहाँ पे मिल जाए आपको प्लस, ये प्लस के बाद में आपको मिल जाता है 3y = 6। आपको कहे कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, तो सोल्व करने के पास आपके पास कई तरीके, आप अलग अलग मेथड यूज में लेके इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको विलोपन विधि से सोल्व करना चाहता हूँ। तो विलोपन विधि आपको क्या कहेगी कि यहाँ पे आप ऐसा कर लो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको 6 कर लो आप। तो विलोपन विधि आपको क्या कहेगी कि आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको एक कुछ ना कुछ आपको बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं y को बराबर कर दूंगा। y को कैसे बराबर करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या करूँ, 2 से गुणा कर दूं, तो ये y बराबर हो जाएगी। फिर एक दूसरे में से इसको घटाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है और यहाँ पे y के साथ में क्या रहा, d - 5y। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, d - 5y। यहाँ पे हम इससे गुणा कर दें, इससे गुणा कर देंगे तो ये इक्वेशन के अंदर जो y वाला है वो सेम हो जाएगा दोनों इक्वेशन में। तो हम गुणा करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, d - 5 की संक्रिया इसमें लगा दी। d - 5 की संक्रिया इसमें लगाएंगे, यहाँ पे d - 5 की संक्रिया इसमें लगाएंगे हम जैसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे d - 5 गुणा हो गया। आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे क्या हो गया, d - 5 गुणा हो गया। फिर आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे d - 5 गुणा हो गया, 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आई। अब आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले यहाँ तक सोल्व किया, फिर यहाँ तक मैंने सोल्व नहीं किया था, उसके बाद में पहले मैंने इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व किया। मैंने ऐसा क्यों किया, तो आप देख सकते हो मैंने सोल्व इसको नहीं किया, सोल्व तो इसी को करना है पहले, इसके बाद में आपको सोल्व तो इसी को करना है। लेकिन हमें क्या करना था, ये संक्रिया पता करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसा किया है। आप क्या कर सकते हो, इसको मत लिखना, इसको बाद में लिखना इक्वेशन नंबर 3 के बाद में। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये, तो आप इसको इस साइड में रब में कर लेना। ये जो काम किया हम यहाँ पे रब में कर लेंगे इस तरह से कि हमें क्या क्या मिला है, d - 5y। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें संक्रिया में ये इससे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इसका पता करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया है। और यहाँ पे मैं जो आपको एग्जाम्पल सोल्व करवा रहा हूँ ये केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे लिखना वो तो हमारा PDF है, वो PDF डाउनलोड कर लेना आप, उसमें जैसे लिखा हुआ वैसे एग्जाम में लिखना होगा आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमारे पास एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए और y यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए y, क्योंकि y को हमने क्या किया, सेम किया है दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो y के साथ में d - 5 है, यहाँ पे d - 5 है, तो यहाँ पे y को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को घटाऊंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन सोल्व करना तो आपको आती है। तो अब हम 3 और 4 की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। देखो समीकरण 3 में से मैंने समीकरण नंबर 4 को घटा दिया, यहाँ पे इसमें से इसको घटा दिया यहाँ पे। तो घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो इस साइड तो 0, तो इस साइड तो हमें 0 ही मिलेगा। और इस साइड क्या होगा कि ये y वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसको हमने घटा दिया। और इस साइड में क्या बचेगा, d - 5, d - 7, और ये इसको हम माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस के 2, और यहाँ पे भी देखो x है और यहाँ पे भी x है, तो ये x मैंने कॉमन करके बाहर लिख दिया। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर ये मिल चुकी है हमें। और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, d - 5 और d - 7 इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको आगे लिखेंगे। तो आप देख सकते हो इन दोनों को मैंने गुणा किया, इसको और इसको मैंने गुणा किया, तो हमें क्या मिला, d⁻² माइनस के 12d प्लस 37x। ये इस तरह से ये इक्वेशन मिली। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर ली है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व करने के लिए हमें ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अगर हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर ली तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये इक्वेशन प्राप्त करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो हमने इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं
इसको डी के पदों में लिखेंगे। तो डी के पदों में लिखेंगे तो ये आएगा इस तरह से। हमने इसको डी के पदों में लिख दिया तो यहाँ पे डी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने एक्स को कॉमन कर लिया। इसी तरह से इसके अंदर भी हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे y कॉमन आ रहा था तो हमने क्या किया, y को कॉमन कर दिया। इसको सबसे पहले d में लिखा फिर y कॉमन कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आएगी। लेकिन ये इक्वेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें क्या करना है, इसको किसी न किसी से गुणा करना पड़ सकता है। तो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, गुणा करना पड़ भी सकता है और गुणा करना नहीं भी पड़े। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे कि हमें किसको यहाँ से हटाना है। तो मैं y को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। इन इक्वेशन 2 इक्वेशन है, दोनों को यूज में लेकर मैं y को हटाना चाहता हूँ। आप x को हटाकर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो मैं y को हटाऊंगा। तो y को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, y का जो गुणांक होता है उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है 1। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे y का गुणांक क्या है d-5। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम गुणा करेंगे d-5 से। तो आप देख सकते हो गुणा किस साइड में करना है, गुणा आगे की तरफ करना है। जब भी d की संक्रिया होती है तो हम आगे की तरफ गुणा करते हैं, क्योंकि ये d है, ये संक्रिया है, इसको हम पीछे की तरफ से गुणा नहीं कर सकते। अगर आप इस साइड से गुणा करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 को कर दिया, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमें क्या पता चला है यहाँ पे कि हमें इसको तो किससे गुणा करना है, d-5। d-5 इसके अंदर, वैसे ये जो संक्रिया होती है ना ये गुणा नहीं होती, ये संक्रिया ली जाती है। तो हमें इसके अंदर d-5 संक्रिया लेना है। तो d-5 संक्रिया हमने इसके अंदर लेना है। ये हमें कहाँ से पता चला, इससे पता चला। इसलिए हमने क्या किया, इसको पूरा सोल्व नहीं किया, हमने पूरा नहीं सोल्व किया, पहले इसको सोल्व कर दिया। इसको पहले क्यों सोल्व किया आपको समझ में आ गया होगा। हमें ये पता चल जाए कि हमें इससे कौन सी संक्रिया लेना है। तो हमें d-5 संक्रिया ले लिया। तो d-5 संक्रिया को कैसे लेंगे, हम आगे की तरफ गुणा करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसके आगे की तरफ गुणा किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो y है तो y से भी आगे की तरफ गुणा किया है। 0 के इधर आगे की तरफ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे 0 के तो किसी भी साइड से गुणा करो 0 ही होगा। तो हम इस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त कर ली, क्योंकि ये इसकी लास्ट इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने संक्रिया ले ली है। अब इस जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे हमने यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 से गुणा करना है। तो 1 से गुणा करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये तो देखो इक्वेशन नंबर 3 होगी। तो मैं क्या कहूँगा, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, y को हटाएंगे। तो y का गुणांक हमने यहाँ पे सेम बना दिया। लेकिन आप यदि ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस के हैं। तो हम क्या करेंगे, एक को दूसरे में से घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 4 को यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि समीकरण 3 माइनस समीकरण नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज में लेंगे हम यहाँ पे विलोपन विधि का। तो विलोपन विधि हम यूज में ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो माइनस करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण नंबर 3 में से मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 4 को माइनस करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, x वाले पद के नीचे x वाला, y वाले के नीचे y वाला लिख दिया। अब जब भी हम माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसका क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो मैं इसका चिन्ह चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो माइनस वाला तो प्लस में बदल गया और जो प्लस वाला था ये माइनस में बदल गया। इस तरह से नीचे वाली इक्वेशन का चिन्ह चेंज हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ये जो ऊपर वाली इक्वेशन और ये नीचे वाली इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन चिन्ह कौन सा यूज में लेंगे, जो हमने चेंज किया था वो। तो ऐड करते हैं हम यहाँ पे। तो इनको ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा, देख सकते हो आप। ये वाला पूरा फंक्शन था, ये ऐसे कैसे यहाँ पे आ चुका है। और इसके अंदर में ऐड करना है किसको, 2x को। प्लस के हो गई तो ये प्लस 2x हो गए यहाँ पे आ सकते। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन दोनों सेम है। ये प्लस का है और ये यहाँ पे देखो नया चिन्ह क्या है, माइनस का। तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके स्थान पे तो क्या आ गया, 0 आ गया। और इस तरफ तो पहले से 0 है तो यहाँ पे 0 आ चुका है। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन प्राप्त की है। अब यहाँ से आप देख सकते हो x को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो x को कॉमन लेकर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 में से 4 को घटाया तो हमें ये इक्वेशन मिली है। ये कैसे मिली तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब इसको हम और थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिली है, आपको समझ में आ गया होगा। और इस इक्वेशन को सोल्व करना तो हमें आता है। ये इक्वेशन सोल्व करना हमने सीखा था चैप्टर नंबर 5 में। तो चैप्टर 5 में जैसे हम इसको सोल्व करते हैं वैसे यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, हम क्या करेंगे, CF और PI ज्ञात करते हैं। तो इसका PI तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है लास्ट में। तो इसका PI तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो हमें इसका CF ज्ञात करना, और CF ज्ञात करते हैं इसका आंसर में मिल जाएगा, x का मान हमें मिल जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने का तरीका क्या था। तो इसका जो तरीका है वो क्या कहता है कि सबसे पहले हमें फंक्शन ऑफ d लिखना पड़ता है।
यदि आपको नहीं पता कि इसको कैसे सोल्व करते हैं तो आप चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बहुत शॉर्ट में करूंगा इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसका CF लिख दिया। CF क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी इसके साथ में गुणाम होगा, यहाँ पे D का जो फलन होता है यहाँ पे यही CF होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये CF है। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली क्या है कि ये जो x है यहाँ पे ये क्या है, ये परतंत्र चर है, और परतंत्र चर के जो गुणा में आता है वही क्या होता है, यहाँ पे CF होता है। तो इस तरह से हमने CF लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, सहायक समीकरण लिखते हैं। तो इसकी सहायक समीकरण होती है इस तरह से, यहाँ पे फंक्शन ऑफ m इक्वल टू 0, इसको हम सहायक समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे D है वहाँ पे हम m लिख देंगे यहाँ पे, और उसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सहायक समीकरण मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सहायक समीकरण मिल गई। यहाँ पे D था तो D के स्थान पे क्या हो गया, m की पावर 2 हो गया। यहाँ पे भी D है तो D के स्थान पे क्या लिखेंगे, m लिख देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, और इसको क्या करना है, 0 के बराबर। तो मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया। जैसे इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद m के मान मिलेंगे आपके। तो m के 2 मान मिलेंगे यहाँ से आपको, 6 प्लस आइटा और 6 माइनस आइटा, ये 2 मान मिलेंगे। m के मान मिलने के बाद हम क्या करते हैं, CF लिखते हैं। तो ये जो m का मान है यहाँ पे, ये क्या है, सम्मिश्र संख्या के रूप में। तो जब सम्मिश्र संख्या होती है तो m का मान हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये CF का मान हम यहाँ पे इससे लिखते हैं। ये क्या है कि ये x का, ये डायरेक्ट मैंने x लिख दिया है यहाँ पे। ये x कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, CF लिखते हैं। तो CF क्या होगा इसका, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, यही इसका CF है। ये कैसे आया, तो एग्जाम्पल ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ना आपको, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने CF लिख दिया इसका। CF लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू CF प्लस PI, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। तो PI तो इसका 0 है, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, केवल CF आएगा। और ये x के बराबर में CF क्यों आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो परतंत्र चर क्या है, यहाँ पे x है, इसलिए x के बराबर में हमने यहाँ पे लिखा। और ये जो CF लिखा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये CF किस में, t के पदों में लिखा है। t के पदों में क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो स्वतंत्र चर हमारा क्या है, t है, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए हमने इसको t के पदों में लिखा। तो इस तरह से हमारे पास x का मान आ चुका है। तो ये इसका पहला आंसर हो चुका, क्योंकि x का मान आ गया। तो यहाँ पे ये हमें x का मान मिल चुका है, तो ये इसका पहला आंसर होगा। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशनें दी हुई है, तो हमें 2 मान ज्ञात करना पड़ेगा, x और y। तो x का मान तो हमें मिल चुका है, तो ये इसका पहला आंसर हो चुका। अब हमें y का मान भी ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो ये जो पहली इक्वेशन है इसको हमने क्या बोला है, ये इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन बोला है, और इस इक्वेशन को हमने सेकेंड इक्वेशन बोला है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज में लूंगा। तो ये कैसे लेंगे, तो अभी नेक्स्ट पेज है उसके अंदर मैं y का मान ज्ञात करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो इससे पहले हमने x का मान ज्ञात कर लिया, अब हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है जिसको हमने पहली इक्वेशन बोली थी, और एक इक्वेशन ये दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है जो y का मान हमें प्राप्त करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे यदि मैं y का मान ज्ञात करूंगा तो यहाँ से मुझे y मिलेगा, यहाँ पे मैं x का मान रख दूंगा, लेकिन यहाँ पे dy/dx हमारे पास नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन से हम y का मान ज्ञात नहीं कर सकते। हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, इस इक्वेशन से। कैसे ज्ञात करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ से हमें y का मान मिलेगा, यहाँ पे हम x का मान पुट करेंगे, और यहाँ पे dx/dt। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास x का मान है, इसका मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो मुझे ये भी मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 से हमें y का मान मिलेगा, ये y का मान मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, dx/dt चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या प्राप्त करूंगा, dx/dt, यानी कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है x की इक्वेशन, इसका मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो हम अवकलन करते हैं, तो y का मान प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं हम, और हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। ये जो इक्वेशन थी इसका हमने अवकलन कर दिया t के सापेक्ष, तो हमें dx/dt मिल चुका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 6t है, यहाँ पे भी 6t है, तो मैं कॉमन करके इसको साइड में लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो cos t है, यहाँ पे भी cos t है, और यहाँ पे sin t है, और यहाँ पे भी sin t है। तो इन सबको हम कॉमन करके एक साथ लिखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से मैंने क्या किया, 6t को कॉमन कर दिया, और अंदर मैंने क्या किया, sin t और cos t को भी मैंने अंदर इसके अंदर गुणा कर, ये कॉमन करके लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास dx/dt का मान हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर को यूज में लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज में लेंगे, और यहाँ से y प्राप्त करेंगे। तो ये इक्वेशन इस तरह से मिलेगी हमें। ये जो इक्वेशन है इसका हमने पक्षांतरण कर लिया, यहाँ से हमने y प्राप्त कर लिया। तो y प्राप्त किया तो हमने ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ये किससे मिली है, इक्वेशन नंबर 1 से मिली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यदि मैं x का मान रखूंगा, यहाँ से रख दूंगा,
और dx अपॉन dt ये मान मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे x का मान और यहाँ पे dx अपॉन dt का मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 60 है, e की पावर 60, यहाँ पे भी e की पावर 60 है। तो मैं इसको कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने के बाद अंदर क्या करेंगे, अंदर हम करेंगे यहाँ पे देखो कोष्ट है, कोष्टक के अंदर क्या है कोष्ट है, और यहाँ पे साइन टी है, यहाँ पे साइन टी है, यहाँ पे कोस टी है। तो ये भी कॉमन आ जाएगा, कोस टी और कोस टी को एक साथ कॉमन करके लिखेंगे, साइन टी और साइन टी को एक साथ कॉमन करके लिखेंगे। तो कॉमन करके लिखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे y की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया था और y का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। तो हमने किस तरह से x का मान ज्ञात किया और उसको यूज में लिया और हमें y मिल चुका। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को सोल्व किया है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।